हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर करेंगे। क्या सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें आज हम सर्कुलर मोशन को फिनिश कर देंगे और कल से एक नया टॉपिक होगा न्यू चैप्टर के साथ। तो आज देखो, सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है, यानी कि सीएम का तीसरा लेक्चर। कौन सा? सीएम का। बोले तो सीएम पार्ट 3। सीएम पार्ट 3। सीएम पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एक समान गति। क्या पढ़ेंगे? एक समान गति। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक समान गति होती क्या है। एक समान गति होती क्या है? तो मैंने आपको यानी कि जब वन डायमेंशन मोशन पढ़ाया था, तो उसमें आपको एक समान चाल पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? एक समान चाल पढ़ाई थी। एक समान चाल में मैंने आपको बताया था कि उसका एक समान चाल में मैग्नीट्यूड होता है। क्या? मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी नहीं बदलती है, और उसका जो डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन होती है, वो बदलती है। क्या? नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। तो मैंने आपको एक समान चाल बताई थी। क्या बताई थी? एक समान चाल बताई थी। लेकिन आज क्या बताऊंगा? एक समान गति। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि एक समान गति होती क्या है। एक समान गति वो गति होती है, तुमने एक बात नोटिस की होगी। मान लो कि हम हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। क्या? हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी हाईवे पर चल रही है, लगातार एक स्पीड से चल रही है और एक दिशा में चल रही है। मान लो कि हाईवे पर गाड़ी चलाना यानी कि जितनी हम स्पीड से चलाते हैं वो लगातार उस स्पीड से चलती रहती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है और उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है और उसका जो वेलोसिटी होता है वो नहीं बदलता है। लेकिन हम उसी के साथ अगर ट्रैफिक में गाड़ी चलाएं तो उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलती है और उसका वेलोसिटी भी बदलता है। कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी एकदम तेज तो कभी स्लो। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि एक समान गति होती क्या है। एक समान गति होती क्या है? तो देखो दोस्तों, एक समान गति में जो होता है, एक समान गति में जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण। क्या? परिमाण। यानी कि जो परिमाण होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। बोले तो नियत होता है, नियत होता है। लेकिन एक समान गति में जो डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन होती है, बोले तो दिशा, वो हमेशा कैसी होती है? चेंज होती है। कैसी होती है? चेंज होती है। बोले तो बदलती है। ये किस में होता है? ये होता है एक समान गति में। यानी कि एक समान गति की कंडीशन कहती है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन बदलती है। यानी कि किताबी भाषा में कह सकते हैं एक इस प्रकार की गति जिसमें मैग्नीट्यूड तो नियत रहता हो, यानी कि परिमाण तो नियत रहता हो लेकिन उसकी दिशा बदलती हो, इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि एक समान गति क्या होगी? जिसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहो पर डायरेक्शन चेंज हो। इतना के लिए अब देखो, अगर डायरेक्शन चेंज होगी, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो मैंने आपको कल बताया था यह डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज कब होगी? जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। तो दोस्तों, कल बताया था अगर पार्टिकल मोशन करेगा तो वेलोसिटी उत्पन्न होगी, वेलोसिटी परिवर्तित होगा, यानी कि वेग बदलेगा। अगर वेग बदलेगा तो कोई ना कोई त्वरण आएगा। तो एक बात नोट है, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो एक त्वरण उत्पन्न होगा, जिस त्वरण को कहेंगे एसी त्वरण, यानी कि कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या? अभिकेंद्रीय त्वरण। यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब कण कोई मोशन कर रहा होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो कोई ना कोई त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण कौन सा होगा? एसी त्वरण। कौन सा होगा?
AC क्यों होगा? क्योंकि जो AC त्वरण होता है वो दिशा चेंज के कारण होता है, दिशा के चेंज के कारण उत्पन्न होता है, चेंज के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जो AC त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, बोले तो अभिकेंद्रीय त्वरण किसके कारण उत्पन्न होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है डायरेक्शन चेंज के कारण। किसके कारण? डायरेक्शन चेंज के कारण। अगर यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण है यानी कि त्वरण है तो बल भी होगा, तो बल भी कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? FC बोले तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होगा। अभिकेंद्रीय कौन सा बल उत्पन्न होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। लेकिन यहीं पे हम बात करें इसकी, यानी कि एक समान गति क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहे बट डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब कोई कण, जब कोई वस्तु, जब कोई मनुष्य अगर मोशन कर रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर वो मोशन कर रहा होगा तो कल बताया था कोई कण अगर मोशन कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें कोई ना कोई त्वरण होगा, तो त्वरण कौन सा होगा? AC त्वरण होगा, जिस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। इतना क्लियर? अब देखते हैं इसके सुपर नोट की बात, कि क्वेश्चन बनता क्या है। एक बात याद रखना, जो एक समान गति होती है, बोले तो एक समान गति में जो वेलोसिटी का परिमाण होता है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट बोले तो नियत रहता है। यानी कि एक समान गति में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। कैसा होता है? इक्वल होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि एक समान गति में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। क्लियर? यानी कि एक समान गति में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वो कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। क्लियर? अब देखते हैं अगला नोट क्या कहता है। अगला नोट कहता है इसका सुपर नोट नंबर 2। एक इसका नोट कहता है कि मान लो अगर ये एक समान गति है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज की वजह से AC त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ पे एक नोट कहता है कि एक समान गति में स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा? बोले तो स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक समान गति में स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा? स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा? बात यहाँ पे आई, कितना होगा? तो देखो स्पर्श रेखीय त्वरण को हम AT से प्रदर्शित करते हैं। AT बराबर होगा 0। मैंने बताया कि एक समान गति में जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो 0 होता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? तो क्यों होता है? यानी कि मैंने तो बता दिया कि एक समान गति में जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो 0 होता है। लेकिन क्यों? देखो, एक समान गति में जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो 0 इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा मैग्नीट्यूड चेंज के कारण उत्पन्न होता है। मैग्नीट्यूड चेंज के कारण उत्पन्न होता है। बट लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या दिया है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया है। यानी कि एक समान गति में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन चेंज होती है। तो जो AT त्वरण होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, वो मैग्नीट्यूड चेंज के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन
यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमेशा एसी त्वरण उत्पन्न होगा, जिस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्लियर हुआ। एटी जीरो होता है तो क्यों होता है? क्योंकि जो एटी होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड चेंज के कारण होता है। किसके कारण? मैग्नीट्यूड चेंज के कारण उत्पन्न होता है, इस वजह से एटी जीरो होता है। पूछ सकता है एक समान गति में स्पर्श रेखीय त्वरण कितना होगा, तो वो हमेशा जीरो होगा। कारण पूछ ले तो कारण ये है कि वो हमेशा मैग्नीट्यूड के कारण, मैग्नीट्यूड चेंज के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ। अब अगला जो नोट है इसका, अगला जो सुपर नोट है वो है कि एक समान गति में, एक समान गति में स्पर्श रेखीय बल कितना होगा? स्पर्श रेखीय बल कितना होगा? पूछ रहा है कि गति एक समान है, गति एक समान है, उसमें स्पर्श रेखीय बल कितना होगा? स्पर्श रेखीय बल कितना होगा? तो देखो जो स्पर्श रेखीय बल कितना होगा, अभी हमने स्पर्श रेखीय त्वरण देखा था, तो देखो जो स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय बल होगा वो हमेशा कितना होगा? वो भी हमेशा जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो होगा। किस में होगा? एक समान गति में। क्या होगा? स्पर्श रेखीय बल जीरो होगा। क्यों होगा? हमने इससे आगे एक नोट पॉइंट और पढ़ा था, वो नोट पॉइंट था कि स्पर्श एक समान गति में स्पर्श रेखीय त्वरण जीरो होता है। क्लियर। कैसे होता है बताया था ना। अब देखो कि स्पर्श रेखीय बल जीरो होता है तो क्यों होता है? होता है तो क्यों होता है? देखो स्पर्श रेखीय बल जीरो इसलिए होता है क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। होता है कि नहीं? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को क्या मानते हैं कि न्यूटन्स, क्या न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या मानते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन बच्चा ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इसे F बराबर ma को न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मानते हैं, यानी कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला जानते हैं F बराबर ma, तो बच्चा आप गलत जानते हो। क्यों जानते हो? कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये एक सूत्र नहीं है, यानी कि एक फॉर्मूला नहीं है ये, बल्कि एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक कथन था। क्या था? कथन था, ना कि सूत्र। यानी कि आप अगर इससे रट के बैठी हो कि अगर F बराबर ma है तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, तो आप गलत पढ़ ले हो। यानी कि F बराबर ma है वो न्यूटन्स सेकंड लॉ का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक न्यूटन का कथन है। बल्कि एक न्यूटन ने कथन दिया था जो F बराबर ma। कथन क्या था कि जो प्रारंभिक मोमेंटम था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम था, वो फाइनल मोमेंट के कैसे था? बराबर था। उसको सिद्ध करने के लिए न्यूटन ने ये एक कथन दिया था, ना कि फॉर्मूला। एक कथन दिया था, ना कि फॉर्मूला। तो हमने क्या पढ़ा कि F बराबर ma होता है, लेकिन हम F किसका निकाल रहे हैं? स्पर्श रेखीय बल निकाल रहे हैं, तो Ft लेंगे और द्रव्यमान लेंगे। अगर स्पर्श रेखीय बल निकाल रहे हैं तो हमें त्वरण भी स्पर्श रेखीय त्वरण लेना पड़ेगा, स्पर्श रेखीय त्वरण लेना पड़ेगा। तो Ft बराबर m। एटी एक समान गति में एटी कितना होता है? जीरो। तो मल्टीप्लाई जीरो, तो Ft भी निकला जीरो। क्लियर हुआ। Ft कितना निकला? जीरो। यानी कि एक समान गति में स्पर्श रेखीय बल कितना होता है? जीरो। लेकिन होता है जीरो तो क्यों होता है? क्योंकि एक समान गति में स्पर्श रेखीय त्वरण ही क्या होता है? जीरो होता है। अगर स्पर्श रेखीय त्वरण जीरो होता है तो बल तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर होता है F इंटू ए। F इंटू ए। क्लियर हुआ। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि गति एक समान है, गति एक समान है, तो एक समान गति में एसी त्वरण उत्पन्न होता है। तो मैं पूछ रहा हूं एक समान गति में अगर अभिकेंद्रीय बल पूछ ले तो कितना होगा? तो देखो एक समान गति में, एक समान गति में अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? अभिकेंद्रीय बल कितना होगा?
क्लियर। अब देखो अभिकेंद्रीय बल यानी कि बल बराबर होता है m इंटू ए। अभिकेंद्रीय निकालना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एम ए। जब अभिकेंद्रीय बल निकाल रहे हैं तो अभिकेंद्रीय त्वरण लेना पड़ेगा जो कि इतना होगा, यानी कि अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, इतना होगा। अब AC क्यों नहीं हमने जीरो किया, क्योंकि गति एक समान है और एक समान गति में डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन चेंज की वजह से AC त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हमेशा कहते हैं क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्लियर हुआ, इतना क्लियर। यानी कि एक समान गति के ये फैक्ट थे। एक समान गति होती क्या है, एक समान गति में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन कैसी होती है, चेंज होती है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब कोई कण मोशन कर रहा होगा तब डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मोशन कर रहा है, कोई कण मोशन कर रहा है, कोई व्यक्ति मोशन कर रहा है तो उसके मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, यानी कि एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। अगर एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, वो डिपेंड्स करता है कि मोशन की कंडीशन क्या है। अगर मोशन एक समान है यानी कि गति एक समान है तो उसमें डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण यानी कि AC। क्लियर। और एक समान गति में एक कंडीशन होती है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। और दूसरी कंडीशन कहती है कि एक समान गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, यानी कि AT होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो AT होता है यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण आता है, बट एक समान गति में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, इस वजह से जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो जीरो होता है। और एक समान गति में स्पर्श रेखीय बल भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब त्वरण जीरो है तो बल भी जीरो होगा। और एक समान गति में अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम असमान गति। क्या पढ़ेंगे, असमान गति। अब देखो नंबर 2 असमान गति। क्या, असमान गति। अभी हमने एक समान गति पढ़ी थी, उसमें क्या था, उसमें था यानी कि जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड था वो तो क्या था, कांस्टेंट था। कैसा था, कांस्टेंट था। बट डायरेक्शन कैसी थी, डायरेक्शन कैसी थी, डायरेक्शन थी चेंज। क्या थी, चेंज। थी कि नहीं थी, एक समान गति में डायरेक्शन चेंज थी बट मैग्नीट्यूड कैसा था, कांस्टेंट। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, असमान गति। क्या पढ़ रहे हैं, असमान गति। तो असमान गति में बिल्कुल उल्टा कर दो, यानी कि बोले तो डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन इस बार होगी कांस्टेंट। कैसी होगी, कांस्टेंट। कैसी होगी, कांस्टेंट। और बोले तो जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बोले तो परिमाण, बोले तो परिमाण, वो कैसा होगा, चेंज होगा। कैसा होगा, चेंज होगा। इतना क्लियर। जब परिमाण चेंज होगा यानी कि जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो अभी मैं पीछे बता के आया हूं, मैग्नीट्यूड चेंज के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो AT त्वरण उत्पन्न होता है। क्यों होता है, इससे बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। बोले तो AT त्वरण उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि जो AT त्वरण होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के कारण उत्पन्न होता है, मैग्नीट्यूड के चेंज के
कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जो 80 त्वरण उत्पन्न होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण उत्पन्न होता है। अगर 80 त्वरण होगा तो बल भी कौन सा होगा, अभिकेंद्री यानी कि स्पर्श रेखीय बल। कौन सा उत्पन्न होगा, स्पर्श रेखीय बल। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखते हैं इसके सुपर नोट। अब देखते हैं इसके सुपर नोट, यानी कि सुपर नोट कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एक समान गति थी, एक समान गति में जो उनके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो कैसा था, कांस्टेंट। कैसा था, कांस्टेंट बोले तो बराबर था, कांस्टेंट बोले तो बराबर था। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, असमान गति। क्या पढ़ रहे हैं, असमान गति। तो असमान गति में जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है। एक समान में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता था बट असमान में डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। एक समान में डायरेक्शन चेंज होती थी बट असमान में मैग्नीट्यूड चेंज होता है। एक समान में AC त्वरण उत्पन्न होता था बट असमान में AT त्वरण उत्पन्न होता है। और बल कौन सा होता है, FT। तो ठीक उसी प्रकार जो इसकी कंडीशन होती है, एक समान यानी कि असमान गति में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कभी बराबर नहीं होता, कभी बराबर नहीं होता। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट है कि दूसरे नोट पॉइंट में जो है एक समान यानी कि असमान गति में, असमान गति में, असमान गति में अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण बोले तो AC कितना होगा, 0 होगा। AC कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा कि जो AC त्वरण होता है वो हमेशा डायरेक्शन चेंज के कारण आता है। किसके कारण, डायरेक्शन चेंज के कारण आता है। किसके कारण, डायरेक्शन चेंज के कारण आता है। बट यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण AC कितना होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण AC होगा 0। कितना होगा, 0। अच्छा, अगर अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या होता है, तो इसका जो अगला पॉइंट होता है, मान लो कि असमान गति में, असमान गति में अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, अभिकेंद्रीय बल कितना होगा। तो बोले तो FC कितना होगा, FC कितना होगा। तो मैं कह रहा हूं जो FC होगा वो 0 होगा। लेकिन क्यों होगा, FC 0 होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि F बराबर होता है M है। अगर FC निकालेंगे तो त्वरण भी AC लेंगे और FC बराबर MA, और असमान गति में AC तो 0 होता है तो FC बराबर 0, FC बराबर 0। क्लियर, पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि अगले पॉइंट पे जब हम चलते हैं तो बोलते हैं कि असमान गति में, असमान गति में स्पर्श रेखीय बल कितना होगा, स्पर्श रेखीय बल कितना होगा, स्पर्श रेखीय बल कितना होगा। स्पर्श रेखीय बल की बात करें तो मान लो कि FT पूछा है, कितना होगा। तो F बराबर होता है MA। जब FT निकालेंगे तो M इंटू A की जगह ET, इतना होगा, इतना होगा। क्योंकि AT की जगह 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि असमान गति है और AT हमेशा मैग्नीट्यूड के कारण, चेंज के कारण उत्पन्न होता है। असमान गति में मैग्नीट्यूड ही चेंज होता है बट डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। तो इतना क्लियर हुआ, क्लियर। अब देखते हैं कि इसका एक और पॉइंट क्या रह गया, एक और पॉइंट क्या रह गया। मान लो तुमने ये पढ़ लिया कि असमान गति और एक समान गति में क्या अंतर है, यानी कि एक समान गति का असमान गति जस्ट उल्टा होता है। कैसा होता है, जस्ट उल्टा। अब इसका जो एक नोट पॉइंट कहता है कि असमान गति में, असमान गति में, असमान गति में समरूप, समरूप और असमरूप, असमरूप बोले तो समरूप और असमरूप की कंडीशन में तो कितना होगा, वर्क डन। बोले तो यूनिफॉर्म, बोले तो यूनिफॉर्म
और इससे बोले तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? क्लियर? एक बात याद रखना, असमान गति में और नॉन असमान यानी कि असमान गति में और एक समान गति में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि जो समरूप होती है बोले तो असमान गति में, जो समरूप होती है बोले तो यूनिफॉर्म होती है, वहां पे AT बराबर कितना होता है? 0। वहां पे AT बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, असमान बोले तो एक समान, और एक समान में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन कैसी होती है? चेंज। और डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन चेंज के कारण AC त्वरण उत्पन्न होता है। और हम क्या कह रहे हैं कि AT बराबर 0, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज के कारण AC त्वरण उत्पन्न होता है। तो हमने AT बिल्कुल 0 लिया है, सही लिया है, क्योंकि जो AT होता है वो मैग्नीट्यूड के कारण उत्पन्न होता है, मैग्नीट्यूड चेंज के कारण उत्पन्न होता है। तो यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे AT बराबर 0 होगा। जब AT बराबर 0 होगा तो FT भी बराबर कितना होगा? 0 होगा। ये भी बात क्लियर? क्लियर? अब देखते हैं तो वर्ग कितना होगा। वर्ग क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल वर्ग बराबर, जब F ही 0 है तो वर्ग भी कितना हो जाएगा? 0। यानी कि असमान गति की कंडीशन में, अगर यूनिफॉर्म की कंडीशन में वर्क डन पूछें तो कितना होगा? 0। यानी कि एक असमान गति में यूनिफॉर्म यानी कि समरूप की स्थिति में वर्क डन कितना होगा? तो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म की स्थिति में AT 0 होता है तो FT भी 0 होगा। जब FT 0 होगा, बल ही 0 हो गया, तो कार्य कितना? 0। बात करते हैं असमरूप में। असमरूप में जो AT होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। किसमें? असमरूप में। जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो AT त्वरण उत्पन्न होता है, AT त्वरण उत्पन्न होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि AT नॉट इक्वल टू 0, AT नॉट इक्वल टू 0। जब AT ही 0 नहीं है तो FT नॉट इक्वल टू 0, FT भी नॉट इक्वल टू 0। जब FT ही बल 0 नहीं है तो यानी कि कार्य भी 0 नहीं होगा, कार्य भी 0 नहीं होगा। यानी कि समरूप में कार्य 0, लेकिन असमरूप में कार्य नॉट 0। यानी कि यूनिफॉर्म में कार्य 0, यूनिफॉर्म में वर्क डन 0, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वर्क डन 0 नहीं होता। इतना क्लियर? इसकी कंडीशन क्लियर? अब एक कंडीशन एक समान के लिए और रह जाती है, यही वाली। तो इतना क्लियर होगा, नोट करो। अब देखो, एक समान गति के लिए देखेंगे, एक समान गति, एक समान गति के लिए समरूप और क्या देखेंगे? असमरूप। असमरूप यानी कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो असमान गति होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में जो वर्क डन होता है वो दोनों में 0 होता है। यानी कि एक समान गति में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर कोई भी डिफरेंट यानी कि अलग नहीं होता, क्योंकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अगर गति एक समान है तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, वर्क डन बाय 0। क्लियर? अब एक नोट पॉइंट इसमें पूछता है, कभी कभी तुम्हें पूछ लेता है, डायरेक्ट नोट निकाल देता हूँ। 2 ही पॉइंट बचे हैं, वो बचे हैं। अगर तुमसे निम्नतम बिंदु पर तनाव पूछ ले, निम्नतम बिंदु पर तनाव पूछ ले, तो वो होता है T बराबर mg प्लस m² अपॉन L, निम्नतम बिंदु पर। अगर उच्चतम बिंदु पर पूछ ले, उच्चतम बिंदु पर तनाव पूछ ले, उच्चतम बिंदु पर तनाव पूछ ले, तो वो होता है T बराबर mg माइनस के mv² अपॉन
एल। इतना क्लियर। डेरिवेशन काफ़ी लंबे हो जाएंगे और डेरिवेशन से हमें कोई मतलब भी नहीं है इसका, क्योंकि डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, कंपटीशन में, केवल फॉर्मूला से क्वेश्चन दे देगा। तो इन दोनों के हमने फॉर्मूले देख लिए। एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी झुकाव कोण पूछ ले तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो क्लियर हो गए होंगे। आज हमने सर्कुलर मोशन यानी कि बोले तो सीएम को समाप्त कर लिया 3 लेक्चरों में। अगला कल जो टॉपिक होगा वो एक न्यू टॉपिक होगा, वो हम सुबह बता देंगे कि टेलीग्राम पे कौन सा टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।